देखो बेटा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर है ना साइक्लिक प्रोसेसेस का जो वर्क डन वगैरह था वो हमने देखा था। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ी हमने वो क्या पढ़ा कि जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, वो आपका कैसा फंक्शन है, वो आपका स्टेट फंक्शन है। वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो वेरियस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप अलग अलग पाथ से जाओ डेल्टा यू सेम रहेगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक सिस्टम को हम स्टेट आई से, माने कि ये इनिशियल स्टेट हो गया बेटा एक तरह से, और इससे आप उसको फाइनल स्टेट पे लेके गए। एरो ठीक कर लो भाई, और फाइनल स्टेट से ऐसे लेके गए हैं, ये गिवन है आपको। कह रहे कि जब आप पाथ आई ए एफ के अलोंग लेके गए, माने कि इस वाले पाथ के अलोंग बेटा, तो आपको डेल्टा क्यू दे रखा है 50 कैलोरी है, और जो वर्क डन है वो 20 कैलोरी है। चलो ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो भाई इस वाले पाथ के अंदर आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू 50 कैलोरी गिवन है, तो 50 लिख दो ना भाई। डेल्टा यू पता नहीं और वर्क डन जो है वो आपको 20 कैलोरी दिया हुआ है, तो भाई यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 50 माइनस 20, 30 कैलोरी। इस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया कि भैया ये फाइनल पे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट एफ माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आई, और ये बेटा किसके इक्वल है, ये आपकी 30 कैलोरी के इक्वल है। माने कि यू एफ माइनस यू आई, अब आप किसी भी पाथ से चले जाओ, यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू 30 कैलोरी रहेगी, उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं आ सकता, चाहे आप किसी भी पाथ से चलें। ठीक है, चलो भाई ये काम तो हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो IBF वाला पाथ है, माने ये वाला पाथ बेटा, उसके अंदर आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू 36 कैलोरी दे रखी है। चलो ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कह रहे कि आपको जो IBF वाला जो पाथ है ना बेटा, IBF ये वाला जो पाथ है, इसके अलोंग आपको डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू। चलो देखो भाई, IBF वाले पाथ में आपको कोई वैल्यू गिवन है क्या? यस, आपको IBF वाला जो पाथ है बेटा, उसमें आपको डेल्टा क्यू पता है। डेल्टा क्यू तो बेटा आपको गिवन है, वो है 36 कैलोरी। और भाई डेल्टा यू तो आप किसी भी पाथ से चले जाओ, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, सो नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये बेटा आपको 36 गिवन है, डेल्टा यू 30 है, और ये वर्क डन सो जो IBF वाला पाथ है बेटा, उस केस में आपका जो वर्क डन है वो कितना आ गया, वो 6 कैलोरी आ गया आपका। ठीक है, आगे देखो बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है आपको, कौन सा पाथ की बात हो रही है बेटा, F से I। अच्छा वो एरो वही सही था, ऐसे दे रखा है वो क्वेश्चन का, सेकंड फ्रॉम I टू F। ये फॉर द कर्व पाथ F से I। अच्छा पहले जो एरो जो हम रखा था वही सही था, यानी कि ये एरो आपको दे रखा था। चलो जो भी एरो हम कोई भी मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कह रहा है डेल्टा डब्ल्यू जो है फॉर द कर्व पाथ, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू बेटा आपको कितना गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस 13 कैलोरी। ये बात हो रही है बेटा F से I, ये बात ध्यान रखो, आप F से I आ रहे हो, और ये जो डेल्टा यू जो आपका आया है बेटा, वो I से F आया था। समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ बेटा कि डेल्टा यू जो आएगा इस वाले पाथ के लिए, तो वो बेटा I से F का तो जो है वो तो 30 कैलोरी है, तो ये माइनस 30 कैलोरी हो जाएगा, है ना। अगर आप इस पाथ से इस पाथ तक जा रहे हैं, तो ये अगर 30 कैलोरी आ रहा है, तो आप वहाँ से इधर आएंगे तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, वो उसका नेगेटिव आएगा। अब हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वैसे तो डेल्टा डब्ल्यू लिखना गलत है, बट चलो ठीक है, जो भी अब लिख दिए माइनस 30 और माइनस 13, तो बेटा ये आंसर आपका आ गया माइनस 43 कैलोरी। Now move to the next part of the question.
कह रहे कि अगर आप यू आई को 10 कैलोरी ले लें, यू आई की वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू उसने 10 दे दिया, तो यू एफ बताना है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या पता है यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू 30 है, तो बेटा यू एफ इज इक्वल टू 30 प्लस यू आई, तो बेटा ये कितना आ गया, ये आपका 40 कैलोरी आ गया। ये इस पार्ट के लिए है ना, सी पार्ट। डी पार्ट देखो बेटा, डी पार्ट कह रहे पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इंटरनल एनर्जी एट बी वो है आपका 22 कैलोरी। व्हाट इज डेल्टा क्यू फॉर द प्रोसेस आई बी, कह रहा आई बी वाला जो प्रोसेस है, माने यहां से यहां तक, इस वाले प्रोसेस के लिए बेटा आपको क्या बताना है, और बी यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दो प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको बतानी है बेटा। तो भाई देखो पहले जरा आई से बी वाला पार्ट देख लो। आई से बी वाले पार्ट पे बेटा आपको क्या गिवन है, आपको ये तो पता है कि यू आई जो है बेटा आपका, यू आई आपका कितना है, यू आई आपको गिवन था क्वेश्चन में, हमने कैलकुलेट किया था कहीं, है ना, यू आई वो 10 था ना, यू आई आपका कितना था, यू आई इज 10 कैलोरी, ठीक है। और भाई यू बी आपको पता लग गया, यू बी आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, वो है 22 कैलोरी। तो इस वाले पाथ के लिए बेटा डेल्टा यू कैसे लिखोगे आप, यू बी माइनस यू आई, माने कि ये 12 कैलोरी आ गया ये। ए से बी वाले पाथ के लिए। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं टोटल बात करूं आई से बी और बी से एफ में, आई से बी और आई से बी में बात करूं बी से एफ में, तो बेटा बी से एफ वाला तो जो पार्ट है वो तो आपका कैसा पार्ट है, वो तो आपका आइसोकोरिक पार्ट है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है बी से एफ वाले पार्ट में बेटा आपका क्या नहीं होगा, आपका कुछ भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं होगा। तो चलो एक काम ऐसे कर लो, आपके पास आपको किसकी वैल्यू पता नहीं, अच्छा आपको तो डेल्टा क्यू चाहिए, ठीक है। चलो देखो कि कंप्लीट प्रोसेस के लिए एक बार बात कर लेते हैं ना, आई से और एफ के लिए। आई से और एफ के लिए अगर मैं बात करूं तो डेल्टा यू तो आपका 30 कैलोरी है, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बेटा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे समझो आप। तो ये जो वर्क डन है ना, ऐसे लिख लो बेटा इसको डेल्टा क्यू, और भाई जो डेल्टा यू है बेटा आपका डेल्टा यू है आपका कितना पूरे प्रोसेस के लिए वो 30। भाई इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ये जो वर्क डन है वो आई से बी और बी से एफ वाला, और बी से एफ का 0 है, तो ये एक्चुअल में जो वर्क डन आएगा बेटा वो तो सिर्फ आई से बी वाला आएगा। टोटल वर्क डन आएगा ना यहाँ से यहाँ तक का, एक पार्ट इसका वर्क डन एक पार्ट इसका वर्क डन, तो ये वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन आई बी वाला ही वर्क डन आने वाला है। और भाई डेल्टा क्यू इस वाले पाथ के लिए अगर हम बात करें, कौन से पाथ के लिए, आईबीएफ वाले पाथ के लिए बेटा, तो आईबीएफ वाले पाथ के लिए आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू टोटल 36 कैलोरी दे रखी है। तो यहाँ से वर्क डन ड्यूरिंग आईबी वो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 30 दैट इज 6 कैलोरी। आपको बेटा क्या दे रखा है यहाँ देखो ना कि डेल्टा अलोंग द पाथ आई बी एफ इसमें आपको डेल्टा क्यू 36 है, समझो जरा, तो वो तो 36 आ गया जो डेल्टा क्यू है। डेल्टा यू जो है वो 30 कैलोरी है, और ये जो वर्कडन जो आपका था, ये वर्कडन बेसिकली कितना है, वो दो पार्ट्स के अंदर है, एक आईबी वाला पार्ट और एक बीएफ वाला पार्ट। बीएफ वाले पार्ट का वर्कडन 0 है, तो ये एक्चुअल में वर्कडन आईबी का ही आएगा विच विल बी इक्वल टू 6 कैलोरी, ठीक है। और ये खैर हम ऑलरेडी यहाँ पे भी निकाल चुके थे, आई बी एफ वाला टोटल निकाला था। अब यहाँ से समझ लो कि सिर्फ आई बी वाला पार्ट है, तो अब ये सवाल हो गया। यहाँ से देखो, अब मैं सिर्फ आई से बी वाले पार्ट में बात करता हूँ। आई से बी वाले पार्ट में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू तो बेटा 12 है, और ये आपका कितना है वर्क डन आई बी, ये 6 है, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 18 कैलोरी। नोट कर लो बेटा जल्दी से।
आपको BF वाले प्रोसेस में भी बताना था एक ना, जो BF वाला जो प्रोसेस था उसमें भी आपको डेल्टा Q की वैल्यू बतानी थी। एक बार नोट करो फिर बता देता हूँ। देखो बेटा, हमें BF वाला जो पार्ट है वो और देख लो। BF वाले पार्ट में आपको डेल्टा Q की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई, BF वाले पार्ट में कैसे लिखोगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और W तो इस वाले पार्ट का कितना है बेटा, 0। तो यानी कि डेल्टा Q किसके इक्वल हो जाएगा, वो डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा। और डेल्टा U आप अभी ऑलरेडी निकाल चुके हो इस वाले पार्ट में, जो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U आ गया ना ये। हाँ, तो डेल्टा U निकाल लो। अब आप देखो कि आपको डेल्टा U का मतलब क्या हो गया कि U एट F माइनस U एट B, ये चाहिए आपको, U F माइनस U B। 40 माइनस 22, ये कितना आ गया बेटा, ये आपका 18 कैलोरी आ गया। F के ऊपर ये रहा आपका 40 और B के ऊपर आपका ये रहा 22 कैलोरी। वो पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब बेटा करते हैं अलग अलग जो अपनी प्रोसेस इक्वेशंस हैं ना, जो अलग अलग जो प्रोसेसेस थे उन सब पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, standard processes, or you can say standard thermodynamic processes. स्टैंडर्ड थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस ये करते हैं बेटा। देखो तो इसमें बेटा सबसे पहला करते हैं, लेट अस से आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब बेटा वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगी तो मतलब dV आपका क्या रहेगा, 0। और बेटा हम ऑलरेडी वर्क डन इसका निकाल चुके हैं। इसका वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल P dV, और भाई dV 0 है तो वर्क डन 0। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर बेटा जो वर्क डन होता है वो आपका क्या रहता है, वह 0 रहता है। अच्छा, एक बात ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो आपका सेटअप है, ये जो प्रोसेस है कैसे कैरी आउट किया जाता है। बेसिकली आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, माने कि आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू क्या रखेंगे बेटा, आप पिस्टन जो है उसको फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर रखेंगे ताकि वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। तो आप यहाँ से देखो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आपको क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। अब देखो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है वो तो आते ही हैं। बहुत बार क्या होता है बेटा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और वो इन्हीं के अंदर छुपा होता है सारा का सारा सार जो है इसका। तो देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U और प्लस वर्क डन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U। यानी कि जो भी हीट हम चाहे सिस्टम को दें चाहे सिस्टम से लें, उसी हिसाब से वो किस में रिफ्लेक्ट होने वाला है, इंटरनल एनर्जी में। चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी
अगर हीट सप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू विल इंक्रीज, डेल्टा यू बढ़ेगा बेटा। और अगर हीट रिमूव करेंगे तो डेल्टा यू बेटा आपका क्या हो जाएगा, वह डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव, डेल्टा क्यू नेगेटिव तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, ये मतलब है इसका। ठीक है भाई। तो भाई इसकी जो प्रोसेस इक्वेशन है ना बेटा, है ना, कई बार कोई पूछ लेता है कि भाई प्रोसेस इक्वेशन क्या है, तो प्रोसेस इक्वेशन में हम क्या कहते हैं कि भाई V कांस्टेंट है ना, V क्या है आपका, कांस्टेंट है। और V कांस्टेंट है तो बेटा उस केस में क्या हो जाता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और PV इक्वल टू NRT से अगर मैं रिलेट करूं बेटा, तो PV इक्वल टू NRT में V कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा आ जाता है। ठीक बात है। देखो बेटा इसके PV कर्व कैसे कैसे बनते हैं, ये P और ये V, भाई वॉल्यूम इसकी कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, ये लो जी, जो भी इसकी वॉल्यूम है, मान लो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आपका प्रेशर P1 था और ये प्रेशर आपका P2 था, तो एक PV कर्व जो है, एक PV कर्व तो आप इसका ऐसा बना लो, है ना बेटा, एक PV कर्व तो इसका ऐसा बना लो। और देखो V और T के बीच में बना लेते हैं कर्व, तो भाई टेम्परेचर चेंज होता रहेगा बट वॉल्यूम तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये देखो बेटा यहाँ पे मान लो T1 टेम्परेचर, यहाँ T2 टेम्परेचर, बट वॉल्यूम बेटा आपकी क्या रहेगी, वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम आपकी रहेगी कांस्टेंट। एक ग्राफ P और T के बीच में बना लो, और P और T तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा एक दूसरे के, माने कि स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके का। मान लो वो यहाँ से यहाँ गया है बेटा, तो यहाँ मान लो टेम्परेचर T1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1, यहाँ टेम्परेचर T2 बेटा, और यहाँ पे आपका प्रेशर P2 हो गया। तो ये तीन कर्व आपके बनते हैं बेटा, एक P और V के बीच में बना दिया, एक V और T के बीच में बना दिया, और एक P और T। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो एरिया अंडर PV कर्व है बेटा वो क्या है, वो जीरो। तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि भाई जो आइसोकोरिक प्रोसेस है सर, उसके अंदर आपका जो वर्क डन है, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। वो वर्क डन आपका क्या आएगा, वो वर्क डन आपका जीरो आएगा। सो दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब जरा ऐसा भी रिलेट करो कि ये वाली चीज कहाँ होती थी, जो हम आइडियल जो इक्वेशन पढ़ते थे ना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था, ऐसा तो चार्ल्स लॉ के अंदर होता था। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस चार्ल्स लॉ को ओबे करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो लिख सकते हो ये बात भी, आइसोकोरिक प्रोसेस ओबेज चार्ल्स लॉ, वो चार्ल्स लॉ को ओबे करेगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस, सबसे सिंपल प्रोसेस है ना, द सिंपल हमारे अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स में, वर्क डन जीरो तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू। जो अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू भी बढ़ेगी। ठीक है, या साइन के हिसाब से समझ लो, हीट एनर्जी दोगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा यू भी पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, ये गे-लुसैक्स लॉ है, चार्ल्स नहीं, गे-लुसैक्स लॉ। एक सेकंड ये ठीक कर लो, दिस इज गे-लुसैक्स लॉ। तो बेटा ये आपका हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस।
तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0। देखो क्या क्या बातें बिल्कुल, मतलब कई बहुत बार एग्जाम में ऐसा हुआ कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, वो कोई ना वो यूँ कह देगा कि मैंने जो भी एनर्जी दी ना वो सारी के सारी इंटरनल एनर्जी के अंदर चलेगी। समझ में आ जाना चाहिए कि वह प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है ना बेटा। कई बार यूँ कह देगा कि वो गेले-सिक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब भी यही है। देखो नेक्स्ट इज योर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। P इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा, P कांस्टेंट रहता है आपका। P कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब बेटा ये भी तो है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके बेटा, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन बनती थी, इस तरह का जो रिलेशन आता था जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती थी, टेम्परेचर के, वो ऐसा कौन सा लॉ होता था जरा याद करो, कैसा लॉ था, चार्ल्स लॉ था। ये चार्ल्स लॉ को ये ओबे करेगा, इट ओबेज चार्ल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये बात आती है बेटा, ठीक है। प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इस केस में देखो बेटा जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन। तो भाई वर्क डन का तो फॉर्मूला बेटा अपने पास क्या है, इंटीग्रल P dV। इंटीग्रल P dV, ये कैसे इंटीग्रल P dV आया था मैं अर्लियर क्लासेस में, पिछली क्लासेस के अंदर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P तो बाहर आ गया बेटा, इंटीग्रल dV, और मान लो कि ये क्या है, इनिशियल प्रेशर से इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम आप चले गए। तो बेटा इस केस में जो वर्क डन आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो P इज इक्वल टू बेटा, है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, वर्क डन विल बी इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। दिस विल बी द वर्क डन इन केस ऑफ ए आइसोबारिक प्रोसेस। अभी देखो यहाँ से दो बातें हो सकती हैं कि अगर गैस क्या हो बेटा, एक्सपेंड हो, यानी कि एक्सपेंशन अगर होगा बेटा, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगी बेटा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। तो अगर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम से तो ये जो वर्क डन आपका आएगा ये पॉजिटिव आएगा। तो इन दैट केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। दूसरा बेटा वो कंप्रेशन हो सकता है। कंप्रेशन होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फाइनल वॉल्यूम है बेटा वो इनिशियल वॉल्यूम से कम रहेगी। तो भाई फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल से कम रहेगी तो बेटा ये क्वांटिटी यानी वर्क डन वाली जो क्वांटिटी है आपकी वह नेगेटिव आ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव आएगी। और इस केस में इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो देखो बेटा क्या आ रहा है आपका कि आप जो भी अमाउंट ऑफ हीट दोगे बेटा इस केस में वो दो पार्ट में चला जाएगा। कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा और कुछ पार्ट उसका किस में चला जाएगा, कुछ पार्ट उसका वर्क डन के अंदर चला जाएगा। ये बात है अपना, ठीक है बेटा। ये वाली जो अपनी इक्वेशन आई थी बेटा अभी जो हमने लिखी, वर्क डन इज इक्वल टू P VF माइनस VI, और यू कैन राइट P डेल्टा V। आपने जो P डेल्टा V लिखा था तो आप एक इक्वेशन देखें जरा, आप इसको और एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू NRT लिखते हैं आप यहाँ से P डेल्टा V को कैसे लिखेंगे, NR डेल्टा T। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा, वर्क डन विल बी इक्वल टू मतलब P इंटू डेल्टा वी। ये पूरा का पूरा P इंटू डेल्टा वी है, इसको क्या लिख दूँ, NR डेल्टा T। और बेटा यू कैन राइट NR फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये जो भी वर्क डन बेटा निकाल रहे हैं दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सारा का सारा जो वर्क डन है
दिस होल इज वर्क, द होल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है बेटा, ये बात हो गया आपका। तो ये दो फार्मूले आ गए बेटा आपके पास, एक तो पी डेल्टा वी वाला फार्मूला आया था और एक आपके पास ये फार्मूला आ गया एन आर डेल्टा टी, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो, एन आर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये वाली बात आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो बेटा अब इसके कुछ कर्व्स बना लेते हैं, कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, इस तरफ बना लेते हैं इसको। देखो ये प्रेशर और ये आपका बेटा वॉल्यूम। तो प्रेशर यहाँ क्या रहने वाला है, वो कांस्टेंट, ये V1 बेटा, ये आपका V2, ये आपका प्रेशर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वर्क डन पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर कैसा हो रहा है, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है ना बेटा, यहाँ पे जो मैंने बताया, तो एरिया भी पॉजिटिव आ रहा है। गैस अगर कंप्रेस हो रही है तो उस केस में जो वर्क डन आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका नेगेटिव आ जाएगा बेटा। P और T के बीच में भी ग्राफ बना सकते हो। किस किस के बीच में बेटा, P और T के बीच में, तो इसमें भी ऐसा ही ग्राफ आने वाला है। T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर बेटा, और ये प्रेशर आपका कांस्टेंट, यहीं से आया है। ये जो पहले वाली जो इक्वेशन लिखी थी PV इक्वल टू nRT, वहीं से लिख सकते हो इसको। एक ग्राफ बेटा हम और बना सकते हैं, वो ग्राफ बना सकते हैं V और T के बीच में। V और T के बीच में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो V और T के बीच में ग्राफ बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा T1, ये T2, ये V1 और ये V2, ये बेटा किसका ग्राफ आ गया, ये आपके आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर तीन ग्राफ जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं वो आपके आ गए। ठीक है, तो ये आपका कैसा था बेटा, दिस इज योर आइसोबारिक प्रोसेस, जिसका वर्क डन आपका P डेल्टा V या NR डेल्टा T आएगा, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स बेटा, ये आपका आ गया। नेक्स्ट इज, अगला बेटा पढ़ते हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होगा बेटा, कि आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब जरा सोचो कि टेम्परेचर अगर आपको कांस्टेंट रखना है, अगर आपको क्या रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस आप कैसे कैरी आउट करेंगे, उसके लिए आपकी जो वॉल्स हैं कंटेनर की वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अब मान लो हीट अगर क्या हुई, अंदर ज़्यादा हुई, अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकालना चाहूँगा, और अगर अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ बाहर से हीट देना चाहूँगा। इसलिए इस केस में बेटा कैसा हम कंटेनर यूज़ करेंगे, हम कंडक्टिंग वॉल्स वाला कंडक्टर यूज़ करेंगे, कंटेनर यूज़ करेंगे। तो T तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जो प्रोसेस इक्वेशन बनती है बेटा, इसकी प्रोसेस इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यू कैन राइट कि इस केस में सर P क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। और अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका मतलब वो कौन सा लॉ फॉलो करेगा, बोलो बेटा,
कौन सा? बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा, बिल्कुल सही बात। इट ओबेज बॉयल्स लॉ, वो बॉयल्स लॉ को क्या करेगा? बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, चलो ये आपकी प्रोसेस इक्वेशन आ गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, देखो भैया अब इस केस में पहले तो जरा एक बात देखो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, बेटा आप क्या लिखते हो? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू तो आप क्या लिखते हो बेटा? डेल्टा यू को लिखा जाता है एन सी वी डेल्टा टी। ये बात ध्यान रखना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी जो है बेटा, ये हर प्रोसेस के लिए जैसा मर्जी प्रोसेस हो, आइसोबारिक हो, आइसोकॉरिक हो, है ना, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसके अंदर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन सी वी डेल्टा टी जो है वो हर बार वैलिड है। कारण क्या है कि डेल्टा यू स्टेट पाथ है। सो कैसा पाथ है? स्टेट फंक्शन है, स्टेट पाथ। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी बेटा, और डेल्टा टी जो है वो तो आपका ज़ीरो है, यानी कि आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर भाई, क्योंकि तापमान बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा, डेल्टा टी ज़ीरो है, तो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज यहाँ पर संभव नहीं है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन internal energy of the system in isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है बेटा उसके अंदर डेल्टा यू ज़ीरो है। इसका मतलब जो भी आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे वो सारा का सारा किस में जाएगा बेटा? वो सारा का सारा अमाउंट आपका वर्क डन में जाएगा, और ऐसा सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में संभव है। जो भी आपने अमाउंट ऑफ हीट दी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो भाई अब उसका एक बार वर्क डन निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं बेटा? उसका वर्क डन निकाल लेते हैं भाई वर्क डन का फॉर्मूला है अपना इंटीग्रल पी डी वी। ये अपना फॉर्मूला है बेटा किसका? लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, प्रेशर भी वेरिएबल है, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिर्फ क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। तो बेटा देखो इसको किस तरीके से लिखते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन है अपने पास। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट, बन गई बात। पी इज इक्वल टू क्या लिख दो भाई? एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। यह पी की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बेटा वर्क डन जो आपका आएगा वो क्या आएगा? एन आर टी बाई वी डी वी। एन आर और टी तीनों कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ बेटा। एन आर टी इंटीग्रल डी वी बाई वी, और बेटा मान लो लिमिट्स कहाँ से कहाँ? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, वी आई से वी एफ तक की वॉल्यूम हो गई। डी वी बाई वी, ये इंटीग्रेशन बेटा आप ऐसे लिख दो, एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई। ये आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि भैया ये एल एन का मतलब बेटा नेचुरल लॉग है। एल एन का माने नेचुरल लॉग है ना, फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम। ये तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया। इसको मैं log 10 वाले फॉर्म में ले आता हूँ, तो बेटा इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस केस में बेटा बेस आपका 10 हो जाएगा, वी एफ बाई वी आई वो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये फार्मूला बेटा आपके पास आ गया वर्क डन का, एन आर टी नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। और दूसरा, अगर आपको उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो इसी को 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखो बेटा इसमें बड़ी अच्छी बात और बता देते हैं आपको एक दो, कि अगर भाई फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हुई किससे? इनिशियल वॉल्यूम से, तो ये एक्सप्रेशन लॉग का जो एक्सप्रेशन है आपका ये कैसा आएगा? ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन आएगा। और पॉजिटिव एक्सप्रेशन आएगा तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दैट केस वर्क डन विल बी
पॉजिटिव। बेटा वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। अगला केस कि अगर फाइनल वॉल्यूम कम है बेटा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, तो बेटा उस केस में क्या रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो दैट इज़ अ केस ऑफ एक्सपेंशन, फाइनल वॉल्यूम कम है तो दैट इज़ केस ऑफ कंप्रेशन। तो इस केस में बेटा वर्क डन जो आपका आएगा वो वर्क डन आपका नेगेटिव आ जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन से। नोट कर लो एक बार जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो। देखो बेटा अब इसके ग्राफ्स देख लेते हैं अपन। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा ना, बाकी जो फॉर्मूले थे वो सिंपल से फॉर्मूले थे, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। देखो बेटा पहला ग्राफ जो बनाते हैं अपन वो बना लेते हैं किस किस के बीच में, P और V के बीच में। P और V के बीच में जो ग्राफ बनता है वो आपने देख लिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है बेटा, इस टाइप का ग्राफ बनता है। मान लो वो यहां से यहां चला गया, V1 V2 बेटा, ये आपका प्रेशर P1, सॉरी दिस इज योर प्रेशर P2 एंड दिस इज योर प्रेशर P1। ये ग्राफ, अब इसमें सुनो, ग्राफ तो बड़ा आसान है, ग्राफ की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है जिससे सवाल पूछा जाता है। ये जो बेटा जो ग्राफ बना है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ग्राफ बना है जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। माने कि यहाँ पे आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब चलेंगे तो थ्रू आउट पूरे कर्व पर टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द कर्व, थ्रू आउट द कर्व, पूरे कर्व पर, इस पूरे कर्व पर टेम्परेचर सेम है बेटा, इसीलिए इस कर्व को आइसोथर्म कहा जाता है। या तो बेटा इसको आप आइसोथर्म बोल दो, या बेटा इसको बोला जाता है आइसोथर्मल लाइंस, आइसोथर्मल लाइंस। अब आपको इस पे और बड़े कमाल की बात बताता हूं, देखो जरा। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा दो आइसोथर्म बनाए मैंने, एक तो ये, एक ये, एक मान लो ये बनाए मैंने, तीन अलग अलग, ये PV, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2 और ये टेम्परेचर T3। आप ऐसे समझो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट से, मेरे को हल्का सा मैं ना ग्राफ में थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। चलो ऐसे मान लो, छोड़ो ये सब, तीन अलग अलग आइसोथर्म है बेटा। ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, ये T3 टेम्परेचर पे। आपको बस टेम्परेचर कंपेयर करके बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा। तो भैया टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर T3 बड़ा होगा T2 और फिर T1। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो ग्राफ है बेटा ये इस तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ये क्या होगा, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर ऐसा हो क्यों रहा है। भाई आप एक बात देखो
कि आपका जो भी वर्क डन आया था बेटा वो nRT ln VF/VI आया था, फाइनल वॉल्यूम बाय फाइनल इनिशियल वॉल्यूम ये आया था। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं जरा ध्यान से समझना। लेट अस से कि मैं कहता हूँ कि भैया मैंने तीनों प्रोसेस के लिए फाइनल वॉल्यूम और फाइनल जो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है मैंने, तो माने कि ये वाला फैक्टर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये वैल्यू फिक्स्ड हो गई। तो अब एक बात देखो कि आप इस ग्राफ को मैं दोबारा से समझने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आया एक तो, ठीक है, तो अब एक्चुअल में एरिया तो ये आ रहा है ना, ये जो वर्क डन आएगा वो तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा तो देखो जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा ये जो एरिया जो इसके अंदर है वो बढ़ता चला जाएगा, उसका जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये वाला फैक्टर बढ़ा होगा ना सर, तभी तो एरिया बढ़ा है आपका। तो इसका मतलब जैसे जैसे बेटा आप क्या करोगे, जैसे जैसे इस तरफ जाते जाओगे, आप जैसे जैसे इस तरफ जाते जाओगे आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और ये जो लाइन्स आ रही हैं, ये जो कर्व जो आ रहा है, इसको आइसोथर्म या फिर आइसोथर्मल लाइन कहा जाएगा। इस पूरी लाइन पर टेम्परेचर सेम रहेगा, इस पूरी लाइन पर बेटा क्या रहेगा, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करो जल्दी से। देखो बेटा आगे एक V और T के बीच में ग्राफ बना लो भाई। तो V और T में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रही है। ये V1 वॉल्यूम मान लो और ये आप अपने V2 वॉल्यूम मान लो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। ये लो भाई, इस केस में वर्क डन 0 आ जाएगा ना, गलत बात। वर्क डन सिर्फ पीवी ग्राफ से निकाल सकते हैं, और पीवी ग्राफ में भी तब निकाल सकते हैं जब V जो है बेटा वो आपको कहाँ दिया होगा, वो आपको वर्टिकल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग गिवन होगा। तो एक ग्राफ आपका ये आ गया। एक ग्राफ आप P और T के बीच में भी बना सकते हैं, एक ग्राफ हम P और T के बीच में भी बना सकते हैं। देखो ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। ये लो जी हो गया खेल, ये टेम्परेचर, ये P1 प्रेशर मान लो और ये P2 प्रेशर मान लो। तो ये तीन कर्व्स यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में पॉसिबल हैं। ये तीन कर्व बेटा आपके पॉसिबल है, तीन कर्व्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अब आगे। अब आपको ये जो भी आइसोथर्म वाली जो बात बताई थी, इसको जरा एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखो हमने क्या किया बेटा, एक प्रोसेस कैरी आउट करवाया, कोई भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाया, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बात ध्यान रखना। एक आइसोथर्मल प्रोसेस करवाया हमने बेटा, और उसका जो ग्राफ है ना वो ऐसा बना, चलो पार्टिकल मतलब वो जो पाथ है वो A से B तक बेटा ऐसे आया, ऐसा मान लो। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लो। ए गैस अंडरगोज एक्सपेंशन in such a manner that its PV diagram plot is a downward sloping straight line as shown in the figure. What happens to the temperature during the process? इस पूरे प्रोसेस में बेटा आपका टेम्परेचर का क्या खेल है वो आपको बताना है। चलो देखो भाई, यहाँ पे जब हम आइसोथर्म बनाते हैं, देखो बेटा आइसोथर्म बनाऊं, देखो ऐसे बनेगा। आइसोथर्म की शेप तो ऐसे रहने वाली, ऐसे रहने वाली, इस तरीके से। ये आइसोथर्म इस तरह के बनेंगे। आइसोथर्म का मतलब मैं वो लाइंस बना रहा हूँ, वो प्लॉट बना रहा हूँ जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा बेटा। चलो भाई, मान लो कि इस पे टेम्परेचर T1 है, इस पे टेम्परेचर T2 है, इस पे टेम्परेचर T3 है।
समझ ले जरा, प्रोसेस आपने कहाँ से कहाँ करवाया है बेटा, प्रोसेस आपका ए से बी गया है, प्रोसेस आपका ए से बी गया। अब जरा समझो, अगर ए पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है तो इसका मतलब देखो जहाँ जहाँ इस ग्राफ को आपके आइसोथर्म क्रॉस करेंगे उन पॉइंट्स पर टेम्परेचर सेम मिलेगा। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर टेम्परेचर T1 है तो बेटा इस वाले पॉइंट पर भी टेम्परेचर T1 है। अच्छा, इन ग्राफ से ये तो मैं कह सकता हूँ सर एक बात तो कन्फर्म है कि T3 बड़ा T2 से और फिर वो T1 से, है ना। आप जैसे जैसे उधर जा रहे हैं आइसोथर्म का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि T3 ये। अच्छा भाई एक बात देखो आप कि भैया T1 यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T1, चलो जी थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो अच्छा यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हो तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है बेटा। सेम वही T2 टेम्परेचर इस पॉइंट पे मिलेगा आपको। यहाँ टेम्परेचर जरा समझें, आप यहाँ से यहाँ आए बेटा, यहाँ से यहाँ आए, T1 से T2 गए तो टेम्परेचर बढ़ा। अब आप यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, आप जब यहाँ से इधर आएंगे तो टेम्परेचर आपका घटेगा। और आगे देख लो, अब आप T2 से T3 जाओ, T2 से T3 जब आप जाएंगे बेटा तो T2 से T3 के तो टेम्परेचर फिर बढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखो वो कर्व यहाँ आएगा, जब वो यहाँ आएगा तो इसका मतलब जो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो एग्जैक्टली जो इसके जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, देखो बेटा कि इससे पहले कोई एक पॉइंट आएगा, उससे पहले तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके बाद आपका टेम्परेचर घट रहा है। तो फर्स्ट टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, सिमेट्रिकली होगा, वो ऐसा प्रोसेस हो रहा है बेटा। तो देखो कहीं से भी कोई और इसके अलावा कोई तरीका, इसका कोई बढ़िया तरीका नहीं है इसको समझने का, यही सबसे बढ़िया तरीका है इसको आइसोथर्म का। और इनफैक्ट आइसोथर्मल का कोई ग्राफ वाला सवाल आ जाता है तो वो आइसोथर्मल से ही करना सबसे बढ़िया रहता है, आइसोथर्मल वाले कर्व से, आइसोथर्म वाला जो है उससे करना बढ़िया रहता है। और ज़रा सवाल देखते हैं बेटा, देखो एक और पीवी ग्राफ हमें गिवन है फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी ऐसे बेटा। चलो ये मान लो ऐसे प्रोसेस किया आपने, ये लो A B C और D। आपको बस सब ये बताना है बेटा, सभी प्रोसेस में आप इसको ऐसे माने कि 4 प्रोसेस हुए हैं, एक तो A से B, एक B से C, C से D और बेटा D से E, ये 4 प्रोसेस हुए हैं। इन 4 प्रोसेसेस के अंदर आपका टेम्परेचर वेरिएशन कैसा है ये बताना है आपको, कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज जैसा भी है वो। आइसोथर्म बना दो, खत्म करो खेल। ये आइसोथर्म बना दिए मान लो, ठीक है बेटा। ये मान लो T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3, ये टेम्परेचर T4, ये टेम्परेचर T5, ये आपने अलग अलग आइसोथर्म बना दिए बेटा। अब ये जब आपने अलग अलग आइसोथर्म बना दिए तो टेम्परेचर का रिलेशन तो आपको मालूम ही है। टेम्परेचर का क्या रिलेशन मालूम है आपको बेटा, टेम्परेचर का रिलेशन आपको यह मालूम है कि भैया T5 बड़ा T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। चलो अब देखो जरा A से B, अब ध्यान से सुनना कैसे करोगे। आप A से B इस तरफ जा रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पे क्या टेम्परेचर मिला, पहले T2 मिला, फिर आपको T3 मिला, फिर T4 मिला, फिर T5 मिला। यानी जब आप A से B गए तो टेम्परेचर बढ़ता चला गया। तो A से B का आपका आंसर क्या आएगा बेटा, कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। A से B आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। चलो भाई B से C देख लो। आप जब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर T5 है, फिर T4 आया, फिर T3 आया, एंड सो ऑन। टेम्परेचर आपका घट रहा है। तो टेम्परेचर आपका बेटा घट रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेज। C से D में देखो,
पहले यहाँ पे T3 आया, फिर T2 आया, फिर T1 आया, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है। डी से ए पे चलो बेटा आप, तो डी से पे थोड़ा सा कर्व आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे ना, थोड़ा यहाँ पे ऐसे अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे उसकी। तो आप यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आपका। टेम्परेचर क्या होता जा रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इस तरह के पीवी ग्राफ दे रखे हैं तो वी विल उसको कैसे डील करेंगे, उसको डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म। और आइसोथर्म वह ग्राफ होगा, वह कर्व होगा जिस पूरे कर्व पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप उस ऐसे ग्राफ्स में अगर आप इस तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बेटा आपका क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब इसमें हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रह गया है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। उसकी क्या प्रोसेस इक्वेशन है और क्या वर्क डन वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।